मशहूर ज़माना साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल्स के बारे में कहा था। चीज़ें ब्लैक होल से दोनों तरफ और मुमकिन तौर पर किसी और कायनात में पहुंच सकती हैं। लिहाजा अगर आप महसूस करते हैं कि आप एक ब्लैक होल में हैं तो हिम्मत मत हारिए, बाहर निकलने का एक रास्ता है। ब्लैक होल्स को बहुत सी मूवीज़ में भी डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है, जिनमें से मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट मूवी है इंटरस्टेलर। इस मूवी में दिखाया गया है कि फिल्म के हीरो कूपर एक बहुत ही बड़े ब्लैक होल में गिर जाते हैं। इस ब्लैक होल को मूवी में नाम दिया गया है गार्गंटुआ। वो ब्लैक होल में गिरते ही चले जाते हैं और कुछ देर बाद वो 5 डायमेंशनल स्पेस में होते हैं, जहां पर वो फ्यूचर में रहते हुए अपने पास्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे। क्या ऐसा सच में मुमकिन है कि हम ब्लैक होल्स में जाकर 5 डायमेंशनल स्पेस में पहुंच सकते हैं? और क्या कभी इंसान ब्लैक होल में जा भी सकता है या नहीं? आइए जानते हैं इन सवालों का जवाब आज की इस वीडियो। Black holes are among the most fascinating objects in our universe, and also the most mysterious. Black holes will rip apart anything that passes their event horizon. But could there be more? ब्लैक होल्स की दरियाफ्त आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ही की गई थी। इस थ्योरी के असल में 2 हिस्से हैं, एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो हमें बताती है कि स्पीड टाइम पर असर डालती है। फर्ज करो कि आप एक स्पेसशिप में हो जिसकी स्पीड बहुत तेज़ है। ये बहुत तेज़ स्पीड से उड़ता है तो टाइम आपके लिए स्लो चलेगा रिलेटिव टू वो लोग जो कि ज़मीन पर मौजूद हैं। रिलेटिव इसलिए क्योंकि आपको स्पेसशिप में फील ही नहीं हो रहा होगा कि टाइम स्लो चल रहा है। आपके लिए टाइम वैसा ही चल रहा होगा जैसा कि चलता है, लेकिन जब आप ज़मीन पर वापस आकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि टाइम तो वाकई स्लो चल रहा था। इस पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था 1971 में, जिसे नाम दिया गया था हेफल-केटिंग एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। अब सिर्फ स्पीड ही नहीं बल्कि ग्रेविटी से भी टाइम डायलेशन हो सकता है, जिसे आइंस्टाइन ने बताया था अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। इसमें यह बताया गया है कि जितनी ग्रेविटी ज़्यादा होगी उतना ही टाइम स्लो चलेगा। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं और इस चीज़ को बड़े ही कमाल के तरीके से दिखाया गया है इंटरस्टेलर मूवी में, जिसमें कूपर और उसकी टीम एक एक्वा प्लैनेट पर जाते हैं और यहाँ पर गुजारा हुआ 1 घंटा ज़मीन पर गुजारे हुए 7 सालों के बराबर होता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये प्लैनेट एक बहुत ही बड़े ब्लैक होल के काफ़ी ज़्यादा करीब था, जिसे इस फिल्म में नाम दिया गया है गार्गंटुआ। इस ब्लैक होल के ग्रेविटी का असर इस एक्वा प्लैनेट पर भी होता है, जिसकी वजह से इस पर टाइम स्लो चलता है। इस चीज़ को समझाने के लिए आइंस्टाइन ने कहा था कि स्पेस एंड टाइम का एक मैश इमेजिन करो जिस पर सारे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। जितना ज़्यादा इन ऑब्जेक्ट्स का मैश होगा उतना ही ज़्यादा ये इस मैश को बेंड करेंगे नीचे, और इस बेंडिंग की वजह से ना सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं बल्कि इससे टाइम डायलेशन भी हो रहा है और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज जैसे कि साउंड, हीट और लाइट भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ग्रेविटी का असर लाइट पर भी होता है। ये भी आइंस्टाइन की थ्योरी का एक कंक्लूजन था। यानी इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस में कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो लाइट को ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। चूँकि लाइट इनसे रिफ्लेक्ट होती ही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट्स कम्प्लीटली ब्लैक होंगे। एग्जैक्टली यही होते हैं दोस्तों ब्लैक होल्स। लेकिन जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताई थी उस वक्त एक कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली थ्योरेटिकल था कि कोई ऑब्जेक्ट लाइट को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। इसी वजह से आइंस्टाइन की मौत होने तक ब्लैक होल जैसा वर्ड इन्वेंट भी नहीं हुआ था। इस वर्ड को एक फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने पॉपुलर किया था 1968 में। ब्लैक होल वर्ड सुनने में काफ़ी अट्रैक्टिव और सनसनीखेज लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा मिसलीडिंग वर्ड है। इसको सुनकर लगता है कि स्पेस में कोई होल है जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। ब्लैक होल्स स्टार्स से बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके सेंटर में कुछ ना कुछ तो ज़रूर मौजूद होता है। अब स्टार्स में ये होता है कि इनके सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते रहते हैं, जिनसे हीट और लाइट पैदा होती है। ये हीट बाहर की तरफ फोर्स डालती है और अंदर की तरफ फोर्स आता है स्टार में ग्रेविटी की वजह से, जिसकी वजह से ये स्टार इकट्ठा होकर जिंदा रहता है। स्टार्स में ये रिएक्शन किसी फ्यूल की वजह से हो रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। ये फ्यूल कभी ना कभी तो ख़त्म होगा, और जब ये फ्यूल ख़त्म होगा तो ग्रेविटी को काउंटर करने वाली फोर्स भी ख़त्म हो जाएगी, और जब ये फोर्स ख़त्म होगी तो स्टार ग्रेविटी की वजह से अपने अंदर ही कोलैप्स कर जाएगा। इसे होने में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा ये डिपेंड करता है कि स्टार का मैस कितना है। अगर स्टार का मैस ज़्यादा नहीं है तो ये एक रेड जायंट में बदल जाता है। इसके बाद ये प्लैनेटरी नेब्यूला में बदल जाता है और फिर वाइट ड्वार्फ में। लेकिन जब एक बड़े स्टार का फ्यूल खत्म होता है तो वो एक रेड सुपर जायंट में बदल जाता है और फिर ये फटकर सुपरनोवा बनता है और इसके बाद एक छोटा सा कोर बच जाता है। अगर ये ज़्यादा छोटा है तो ये न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है, और अगर ये थोड़ा सा बड़ा है तो ये ब्लैक होल कहलाता है। जब एक स्टार अपनी ग्रेविटी की वजह से कंप्रेस होता है तब ये ब्लैक होल में बदलता है।
यानी कि इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। अगर हमारे सूरज जितने किसी स्टार का ब्लैक होल बनेगा तो इसका डायमीटर सिर्फ 50 किलोमीटर होगा। इतना ज़्यादा डायमीटर कम हो जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि हमारा सूरज चाचू कभी भी बड़ा होकर ब्लैक होल नहीं बन सकता। ये वाइट ड्वार्फ बन सकता है लेकिन ब्लैक होल नहीं बनेगा। अब ये तो आपने जान लिया कि ब्लैक होल कैसे बनता है। अब समझते हैं कि ब्लैक होल कैसा होता है। मेनली 3 से 4 टाइप के ब्लैक होल्स होते हैं। सबसे पहले नंबर पर आते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स स्टार से बनते हैं और ये सबसे कॉमन टाइप है ब्लैक होल्स की। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक मिल्की वे गैलेक्सी में 10 मिलियन से 1 मिलियन ऐसे ब्लैक होल्स हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स एटम से भी छोटे होते हैं लेकिन इनका मैस एक पहाड़ जितना बड़ा होता है। ये वाले ब्लैक होल्स थ्योरेटिकल हैं, इसलिए इनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। और तीसरे नंबर पर आते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। इन ब्लैक होल्स का मैस 1 मिलियन कंबाइंड सन के मैस से भी ज्यादा बड़ा होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि हर गैलेक्सी के दरमियान में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है और मिल्की वे गैलेक्सी के दरमियान में जो ब्लैक होल है इसका नाम है सेजिटेरियस ए। और इंटरस्टेलर मूवी में जो गार्गंटुआ ब्लैक होल दिखाया गया था वो भी सुपरमैसिव ब्लैक होल ही था। अब ब्लैक होल की तस्वीर तो आप सभी ने देखी होगी। इसमें जो सबसे ज्यादा नजर आने वाली चीज है वो है इसका ऑरेंज येलोइश कलर का रिंग। इसे एक्रेशन डिस्क कहा जाता है। अब ये फॉर्म कैसे होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत सा गैसियस मैटर और दूसरे पार्टिकल्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसके चारों तरफ फ्लोट करने लगते हैं। ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह से ये इतनी तेज घूम रहे होते हैं कि बहुत शदीद गर्म हो जाते हैं और ग्लो करने लगते हैं। ये मिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाते हैं और इनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलना शुरू हो जाती हैं जो कि बेसिकली एक्स रेज होती हैं। इस डिस्क की वजह से ये ब्लैक होल बड़ा ही खूबसूरत नजर आता है लेकिन असल में इसका कलर ऑरेंज नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया, इससे एक्स रेज निकलती हैं और एक्स रेज को तो इंसानी आंख देख ही नहीं सकती। एक्स रेज विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम से बाहर होती है। इसे सिर्फ रिप्रेजेंट किया जाता है ऑरेंज येलोइश कलर देकर, ये बताने के लिए कि यहाँ पर कुछ है। 2019 में पहली बार एक असली ब्लैक होल की तस्वीर ली गई थी और इस तस्वीर में भी एक्रेशन डिस्क को ऑरेंज येलोइश कलर देकर रिप्रेजेंट किया गया था। एक और चीज नोटिस करने वाली ये है कि ये एक्रेशन डिस्क एक ऑप्टिकल इल्यूजन दे रही होती है। देखकर ऐसा लगता है कि ब्लैक होल के ऊपर और नीचे से भी इस डिस्क ने कवर कर रखा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटी लाइट को बेंड कर रही है। इस डिस्क का जो पीछे वाला हिस्सा है उससे जो लाइट निकल रही है वो ब्लैक होल के ऊपर से होकर जा रही है। इतना ज्यादा बेंड हो जाती है लाइट। अगर आप ब्लैक होल को टॉप व्यू से देखो तो ये डिस्क आपको राउंड ही नजर आएगी जैसी कि कोई डिस्क होती है। अब अगर ब्लैक होल के मजीद अंदर जाएं तो आपको एक लास्ट लाइट का सर्कल दिखेगा। इसे फोटोन स्फीयर कहा जाता है। इस एरिया में ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो गई है कि लाइट के फोटोन्स ने ही ब्लैक होल के अराउंड ऑर्बिट करना शुरू कर दिया है। इस एरिया में अगर आप जाओगे तो आपको अपने सर का पीछे का हिस्सा भी दिखाई देगा थ्योरेटिकली। इसके बाद आती है ब्लैक होल की बाउंड्री। इसे इवेंट होराइजन कहा जाता है और इसे बाउंड्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बाद ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लाइट भी बचकर नहीं निकल पाती। अगर लाइट ही बचकर नहीं निकल रही तो एक इंसान क्या बचकर निकल पाएगा? तो आगे अब हम नहीं जानते कि इवेंट होराइजन के अंदर क्या हो सकता है। और जो इंटरस्टेलर मूवी में 5 डायमेंशनल स्पेस दिखाया गया है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लेकिन जो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो इस चीज़ को डिस्क्राइब करने की कोशिश करती है कि इवेंट होराइजन के अंदर क्या होगा। इवेंट होराइजन के सेंटर में जो जगह है इसे आइंस्टाइन की थ्योरी ने सिंगुलैरिटी का नाम दिया है। इस जगह पर जो स्पेस एंड टाइम मैश का कर्वेचर है वो इनफाइनाइट हो जाता है। इस जगह ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से टाइम बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है और यहाँ से शुरू होती है दोस्तों एक नई कहानी जिसको कहा जाता है वर्म होल्स। ये भी आइंस्टाइन की थ्योरी का एक कंक्लूजन था, लेकिन इसके बारे में हम अगली किसी वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।